गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रोज नामचा चैप्टर में एक सवाल करेंगे। मैंने ऐसा सवाल चूज़ किया है कि जिसमें सभी प्रकार के व्यवहार आपको मिल जाएंगे। मतलब उसमें सभी प्रकार के जो अपने तीनों खाते हैं उसका भी यूज़ हो जाएगा और सभी प्रकार के व्यवहार उस एक ही सवाल में आपको सरलता से मिल जाएंगे। तो मैं सवाल पढ़ रही हूँ। मेरी पुरानी बुक है, उसमें दिया है सवाल नंबर 13। श्री मौलिक शाह ने प्रारंभ किया शाह ट्रेडर्स के धंधे के व्यवहारों पर से रोज नामचा लिखी है। पहली जो एंट्री दी गई है, पहला व्यवहार है 2014 जुलाई 1। इसमें क्या व्यवहार है कि रुपये 50,000 रोकड़, 20,000 के देनदार, रुपये 10,000 का माल स्टॉक और 5,000 के लेनदार लाकर धंधा शुरू किया। अब धंधे में जो भी रोकड़ आई है, जो देनदार है, जो माल स्टॉक है, ये सब कुछ धंधे में कौन लाया? धंधे का मालिक। तो धंधे के मालिक के द्वारा जो भी चीज़ें धंधे में लाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। कि धंधा शुरू किया है तो धंधे के मालिक के द्वारा जो भी चीज़ रोकड़, माल सामान, देनदार, फर्नीचर जो भी लाया है वो क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धंधे में लाई गई हैं। अब अपना नियम याद करिए माल संपत्ति खाते का, कि ये जो रोकड़ है, देनदार है और माल स्टॉक है, ये धंधे में क्या हो रहा है? आ रहा है। तो माल संपत्ति का नियम क्या था? आए तो उधार और जाए तो जमा। तो ये जो रोकड़ है, देनदार है और माल स्टॉक है, ये तीनों चीज़ें धंधे में आ रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते उधार, 20,000 के देनदार खाते उधार और 10,000 के माल स्टॉक खाते उधार। पहले हम इस तरह से करेंगे। और ये सारी चीज़ें कौन ला रहा है? धंधे का मालिक। तो धंधे का मालिक जो भी लाता है उसे हम पूंजी खाता कहते हैं, जिसे जमा किया जाता है। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ और आप लोग उसको देखिए ध्यान से। देखो, अब हम लिखेंगे, सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2014 जुलाई 1। उसमें क्या व्यवहार है? अब देखिए 50,000 रोकड़, तो हम पहले लिख देंगे रोकड़ खाता उधार। फिर क्या आया है? देनदार खाते, देनदार खाता उधार। फिर माल स्टॉक खाते, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, माल स्टॉक खाता, ये भी उधार। उधार इसलिए कि तीनों चीज़ें धंधे में आई हैं। ठीक है, अब देखिए जो 5,000 के लेनदार हैं, 5,000 के जो लेनदार हैं, तो लेनदार का मतलब क्या है? कि कोई व्यक्ति हमसे 5,000 रुपये मांग रहा है। लेनदार मतलब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे पैसे लेने वाला है, लेगा, हमने उससे उधार लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम धंधे में से वो रकम चुकाएंगे तो वो रकम हमारे पास से जाएगी ना। तो 5,000 के लेनदार गए, तो अगर रोकड़ जाती है तो हम क्या करते हैं? जमा। और वैसे भी जो लेनदार है वो हमारा दायित्व है कि जब भी हमें रकम चुकानी है तो वो हमारा दायित्व कहलाता है और दायित्व की जमा बाकी आती है। तो ये जो लेनदार है वो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, लेनदार खाते का। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें धंधे में कौन लाया है? धंधे का मालिक। तो हम इसको क्या नाम देंगे? पूंजी खाता, पूंजी खाते का। ठीक है, अब देखो रकम कैसे लिखनी है? रोकड़ की थी 50,000, देनदार की है 20,000 और माल स्टॉक है 10,000 का। ठीक है, तो इतना धंधे में आया तो ये हमने उधार किया है कि आए तो उधार। अब धंधे में से गया क्या? लेनदार को 5,000 रुपये हमको चुकाने हैं। ठीक है, तो 5,000 हमने यहाँ लिखा। अब देखिए, अब क्या करना है कि 50,000 और 20 70 और 10 80। ठीक है, टोटल 80,000। 80,000 इसमें से 5,000 रुपये माइनस कर दो तो कितना बचा? 80 में से 5,000 हमने माइनस कर दिया तो 75,000 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 75,000। ये हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि हमने ये 50 और 20 70 और 10 80 इसका टोटल कर लिया। तो पहले जो उधार वाले कॉलम है उसका टोटल करके उसमें से जो जमा वाला लेनदार का कॉलम है उसको हमने माइनस कर लिया। ठीक है, तो 75,000 आया, तो हमने यहाँ पे 75,000 लिख दिया। अब दूसरी चीज़ ये देखिए कि ये सही है या गलत, वो हमें टैली करना है। तो कैसे करना कि 75 और 5 80। ठीक है, 75 और 5 जमा वाले का टोटल कितना हुआ? 75 और 5 80 हुआ इसका टोटल। अब इसका टोटल करो, इसका टोटल भी 80 हुआ। 50 20 70 और 10 80। तो ये उधार और जमा का टोटल सेम होना चाहिए। तो समझ लो कि हमारा सवाल सही है।
ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में संक्षिप्त विवरण लिखेंगे। विवरण में हम लिख देंगे कि रोकड़, देनदार, माल स्टॉक, लेनदार लाकर धंधा शुरू किया, लाकर धंधा शुरू किया, ब्रैकेट बंद। फिर हमें यहाँ से एक लाइन करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से आप स्केल का यूज़ करना, लाइन हमको यहीं तक करनी है, रकम वाले कॉलम में लाइन नहीं करनी। जुलाई 2 का व्यवहार है, वो क्या दिया है, विजया बैंक में रुपये 20,000 रोकड़ भरकर खाता खुलवाया। अब विजया बैंक में हमने 20,000 रुपये भरे हैं, तो लाभ लेने वाला कौन हुआ, विजया बैंक। पैसे किसको मिल रहे हैं, विजया बैंक को। तो व्यक्तिगत खाते का नियम याद करो कि लाभ लेने वाले खाते उधार, ठीक है। तो विजया बैंक खाते उधार, और हमने रोकड़ भरी है, मतलब रोकड़ हमारे पास से क्या हुई, गई। तो आए तो उधार और जाए तो जमा। तो विजया बैंक खाते उधार 20,000 और रोकड़ खाते का 20,000। हम ऐसे लिखेंगे कि विजया बैंक खाते उधार और रोकड़ हमारे पास से गई है, इसलिए रोकड़ खाते का, और कितने, 20,000। तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दी 20,000। अब हमें ब्रैकेट करके संक्षिप्त विवरण लिखना है कि 20,000 भरकर खाता खुलवाया, 20,000 रोकड़ भरकर बैंक में खाता खुलवाया, ब्रैकेट बंद। उसके नीचे कर देंगे हम अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 व्यवहार कंप्लीट होते हैं। अब जो तीसरी एंट्री है उसमें क्या लिखा हुआ है, रुपये 20,000 का माल सुमूल के पास से 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टे से खरीदा, आधी रकम चेक से चुकाई, ठीक है। अब देखो इस व्यवहार में ऐसा लिखा है कि आधी रकम चेक से चुकाई, मतलब आधी ही चुकाई है, तो आधी क्या, आधी बाकी है। आधा व्यवहार रोकड़ है और आधा व्यवहार उधार है, ठीक है। इसमें इस तरह से हमको समझना है, आधी रकम चेक से चुकाई, उसका मतलब क्या कि आधा व्यवहार रोकड़ है, जिसके पैसे चुका दिए वो व्यवहार हो गया रोकड़, लेकिन आधे ही चुकाएं, तो जो आधा है वो क्या है, उधार है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमको ये भी देखनी है कि इसमें लिखा है व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा। तो बट्टे के ये 2 प्रकार है, व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा। व्यापारी बट्टे को क्या है कि हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे, उसका हम अलग से लेखा नहीं करेंगे, और जो रोकड़ बट्टा है उसका लेखा हम एंट्री में करेंगे। कैसे, वो एंट्री लिखते समय मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अब जो लिखा है कि 20,000 का माल हमने सुमूल के पास से 10% व्यापारी बट्टे से ख़रीदा है, ठीक है। तो 20,000 का माल है और हम माइनस 10% क्या दिया है, व्यापारी बट्टा, ऐसे शॉर्ट में लिख देने का, व्यापारी बट्टा। अब 20,000 का 10% निकालना है, तो क्या करो कि ये 20,000 है, उसका 10% बोला तो एक जीरो को हटा दो, ठीक है। तो कितने बचे, 2,000। तो ये 2,000, ये इसका शॉर्टकट मेथड है कि 10% बोला तो आप एक ज़ीरो को हटा सकते हैं। बाकी तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि जैसे 20,000 है उसका 10%, तो गुणा 10/100, ऐसे आप 0 काटेंगे तो देखो कितना बचा यहाँ पे, 2,000, ठीक है। और आप कैलसी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो 20,000 में से 10% व्यापारी बट्टा हमने माइनस किया, तो कितना बचा, 18,000, ठीक है। अब ये जो 18,000 का माल है, इसमें से आधा माल जो है वो उधार है और आधा माल के पैसे मिल चुके हैं, ठीक है। हमने ये माल ख़रीदा है, मतलब हमने पैसे चुका दिए हैं। तो अब इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं पहले, कि 9,000, 18,000 के 2 भाग करने हैं, तो कितना हुआ, 9,000 हुआ। अब ये जो 9,000 रुपये हैं ये हम लिख देंगे सुमूल खाते। क्यों लिख देंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगी। सुमूल खाते, क्योंकि देखिए व्यवहार में क्या दिया है कि हमने माल सुमूल के पास से ख़रीदा है, तो हमें माल देने वाला व्यक्ति कौन है, सुमूल, ठीक है। हमने सुमूल के पास से माल ख़रीदा है, तो हमें उधार माल किसने दिया है, सुमूल ने दिया है। अब ये जो 9,000 है ये यहाँ पे लिख देते हैं हम कि ये उधार वाला और ये रोकड़ वाला, क्योंकि आधी रकम चेक से मिली है ना, तो रोकड़ या बैंक भी लिख सकते हैं। 9,000, ये 9,000 का हमको चेक मिला है, तो जब भी हमें ये रोकड़ व्यवहार, मतलब हमें इसका चेक मिला है, इसका मतलब कि ये कैश हो गया, तो हमने ये 9,000 रुपये चुका दिए,
ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कैश चुकाएंगे, चाहे चेक से या कैश कैसे भी, तो हमें यहाँ सवाल में दिया गया है कि 10% रोकड़ बट्टा, मतलब हम उसको 10% और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% रोकड़ बट्टा, ठीक है, 10% रोकड़ बट्टा। अब 9,000 का 10%, मैंने जैसा कहा एक ज़ीरो हटा दो, कितना बचा, 900 बचा, ठीक है। अब 9,000 में से 900 गए तो कितना बचा, 8100। 8100 का चेक हम दे रहे हैं क्योंकि हमने माल ख़रीदा है, तो सामने हमको ये चेक देना पड़ेगा व्यापारी को। अब इसको मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि हमने 20,000 का माल ख़रीदा, जो 10% व्यापारी बट्टे से ख़रीदा, 20,000 का 10% निकाला 2,000, माइनस करके आया 18,000। अब क्योंकि आधा व्यवहार उधार है और आधा व्यवहार हमने पैसे चुका दिए हैं, तो जो उधार वाला है वो हम लिखेंगे सुमूल खाते। क्यों सुमूल खाते लिखेंगे, क्योंकि माल हमें किसने दिया है या हमने किसके पास से माल ख़रीदा है, सुमूल के पास से, ठीक है। और रोकड़ वाला जो है, तो हमने क्या दिया है, चेक दिया है आधी रकम का, तो ये 9,000 में 10% हमने रोकड़ बट्टा यहाँ पे माइनस किया है। क्योंकि जब भी हम पैसे चुकाते हैं किसी चीज़ के, तो हम थोड़े उसमें डिस्काउंट ले ही लेते हैं, या हमें अगर हम माल ख़रीद रहे हैं तो हम डिस्काउंट ले लेंगे, माल बेच रहे हैं तो हम डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये माल ख़रीद रहे हैं, इसलिए हमने रोकड़ बट्टा हमें मिला है, तो ये हमारा फ़ायदा हुआ। और हम चेक दे रहे हैं तो बैंक खाते कितनी रकम आएगी, 8100। देखिए हमने माल ख़रीदा है इसमें, ठीक है। तो ख़रीदा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, खरीद खाते उधार, और माल अपना कितने का था, 18,000 का माल था, ठीक है। अब आधा माल उधार था, तो वो हमें वो उधार माल किसने दिया था, सुमूल ने, तो सुमूल कौन हो गया, देने वाला, तो देने वाले को जमा, तो सुमूल खाते का, ठीक है। फिर हमने माल ख़रीदा था, तो हमने सामने वाले को चेक दिया था, कितना चेक हमने दिया था, तो हम क्या लिख देंगे, बैंक खाते का। फिर हमने माल ख़रीदा है, इसीलिए हमें बटाव प्राप्त हुआ है, तो वो बटाव हमारा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटाव खाते का, क्योंकि वो हमें लाभ प्राप्त हुआ है। तो उपज खर्च खाते के नियम के अनुसार हमें लाभ या उपज होती है तो हम क्या करते हैं, जमा करते हैं, इसलिए हमने क्या किया, बटाव खाते को जमा किया, ठीक है। अब खरीद खाते 18,000 और सुमूल खाते 9,000, बैंक खाते 8100 और बटाव था 900 रुपये का। अब इन तीनों का जो टोटल है वो 18,000 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 8 8 16 17,100 और 900, ये यानी 18,000 हो गया। उधार और जमा का टोटल सेम। अब हम क्या करेंगे, संक्षिप्त विवरण लिखेंगे, उसमें हम लिख देंगे कि सुमूल के पास से 20,000 का माल ख़रीदा। इसमें ये भी लिखना है कि 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टे से, ठीक है। एक्चुअली आप वाक्य रचना ऐसी बनाना कि सुमूल के पास से 20,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टे से ख़रीदा, ठीक है। आधी रकम चेक से चुकाई, ये भी हम लिख सकते हैं, मतलब अगर फुल विवरण लिखना है तो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन करके इसको बंद कर देंगे, ठीक है। देखिए अब ये चौथी एंट्री है, उसमें क्या दिया है, चौथे व्यवहार में कि रुपये 15,000 का फर्नीचर पुनीत फर्नीचर मार्ट में से साख पर ख़रीदा मतलब उधार ख़रीदा, और लारी भाड़ा 100 रुपये नगद चुकाए। तो ये जो लारी भाड़ा चुकाया है ये किसका चुकाया है, फर्नीचर का ही चुकाया है। तो हम क्या करेंगे, लारी भाड़े की रकम को फर्नीचर की रकम में जोड़ देंगे, ठीक है। और लिखेंगे कैसे वो देखिए। अब 15,000 का फर्नीचर पुनीत फर्नीचर मार्ट में से हमने उधार ख़रीदा है, ठीक है। तो फर्नीचर हमने ख़रीदा है तो हम लिख देंगे फर्नीचर खाते उधार, ठीक है। 15,100 रुपये लिखेंगे, लारी भाड़ा हमने इसी में जोड़ दिया है। अब फर्नीचर हमें कौन दे रहा है, कहाँ से ख़रीदा हमने, पुनीत फर्नीचर मार्ट, क्योंकि हमने उधार ख़रीदा है इसलिए उसका नाम लिखना पड़ेगा, पुनीत फर्नीचर मार्ट खाते का, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 15,000
और जो रोकड़ हमने चुकाई है लारी भाड़े की, ठीक है, तो लारी भाड़ा चुकाया तो लारी भाड़ा खर्च है तो हमने रोकड़ में चुकाया, तो रोकड़ हमारी गई, तो क्या लिखेंगे, जाए तो जमा, तो रोकड़ खाते का कितना 100 रुपये, 15,100 और इन दोनों का टोटल सेम हो गया। अब हम विवरण लिख देंगे कि फर्नीचर 15,000 का फर्नीचर पुनीत फर्नीचर मार्ट में से 100 रुपये लारी भाड़ा सहित खरीदा। ठीक है, ये हमने विवरण, मतलब मैंने ये विवरण अपने तरीके से लिख दिया है। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि 15,000 का फर्नीचर पुनीत फर्नीचर मार्ट में से ख़रीदा, 100 रुपये लारी भाड़ा का चुकाया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे वाला व्यवहार क्या है, 5 तारीख वाला, रुपये 3,000 का माल नुकसानी वाला होने से सुमुल को वापस दिया। अब ऊपर आप देखिए, आप 3 नंबर की 3 जुलाई की एंट्री देखिए, हमने सुमुल के पास से माल ख़रीदा था, ठीक है, और 5 नंबर की तारीख में लिखा है कि सुमुल को हमने माल वापस किया, नुकसानी वाला था इसलिए। तो जब भी ख़रीदा हुआ माल वापस किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ख़रीद माल वापसी कहते हैं। ठीक है, तो अब एंट्री देखिए आप, हम लिखेंगे कि हमने माल किसको वापस किया है, सुमुल को वापस किया है, तो सुमुल हुआ लेने वाले को उधार। ठीक है, तो सुमुल खाते उधार, माल हमने किसको वापस किया है, सुमुल को, तो सुमुल खाते उधार। अब ये हमने माल ख़रीदा था और ख़रीदा हुआ माल हम उसको वापस दे रहे हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, खरीद माल वापसी। तो इसकी जमा बाकी होती है, खरीद माल वापसी खाते का। ठीक है, और अमाउंट अपनी कितनी है, 3,000। संक्षिप्त विवरण लिख दो कि सुमुल को माल वापस किया, शॉर्ट में लिखो, माल वापस किया, ब्रैकेट बंद, उसके नीचे अंडरलाइन। देखिए अब जो 6 तारीख का व्यवहार है वो क्या है कि राजश्री को 12,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टे से बेचा, आधी रकम का चेक मिला। सेम इसी प्रकार की एंट्री थी ना ऊपर वाली 3 तारीख की, उसमें हमने ख़रीदा था माल, इसमें हमने माल बेचा है। ठीक है, तो हम उसी तरह से इसकी एंट्री करेंगे लेकिन उसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें भी व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पहले अलग अलग गणना कर लेंगे। ठीक है, और आधी आधी रकम को बांट देंगे। कैसे, आप देखिए अब राजश्री को हमने 12,000 का माल बेचा है, तो 12,000 का माल। ठीक है, अब 10% व्यापारी बट्टा, 10% व्यापारी बट्टा, तो 12,000 का 10% कितना हो गया, 1,200 रुपये हो गया, माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 10,800। ठीक है, अब 10,800 को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांट देंगे, मतलब 5,400 और 5,400। अब हमने आधी रकम का ही चेक हमको मिला है, मतलब आधा व्यवहार उधार है और आधे का तो हमको चेक मिल गया है। ठीक है, मतलब वो रोकड़ वाला व्यवहार है। तो अब जो आधी रकम का चेक हमको नहीं मिला है, ठीक है ना, हमने माल बेचा है तो ये उधार माल है, अभी इसका पैसा देना बाकी है, तो इसका पैसा हमको किससे हम लेंगे, राजश्री से। तो हमने ये लिख दिया राजश्री खाते। ठीक है, क्योंकि हमने माल बेचा किसको है, राजश्री को माल बेचा है, तो हमको पैसे भी कौन देगी, राजश्री देगी। अब ये जो 5400 रुपये है, तो यहाँ पे हमने माल बेचा है ना, तो हम यहाँ पे 10% रोकड़ बट्टा दे रहे हैं, तो 5400 का 10% रोकड़ बट्टा कितना हुआ, 540 रुपये। ठीक है, अब 540 रुपये इसमें से हम घटा देंगे तो कितना हुआ, 4,860। ठीक है, अब ये क्या हुआ, बैंक खाते, क्योंकि यहाँ पे भी हमने चेक दिया है, मतलब हमको चेक मिला है, सॉरी, बराबर, बैंक खाते। अब हम इस गणना को प्रविष्टि के रूप में लिख देंगे। देखिए फिर से आपको समझा दूँ, 12,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा पहले माइनस किया तो कितना आया, 10,800। अब क्योंकि आधा व्यवहार उधार है और आधा व्यवहार रोकड़ है, तो जो हमें पैसे नहीं मिले हैं वो ये उधार वाला व्यवहार है, तो ये हम राजश्री से
पैसे लेंगे, ठीक है। मतलब हमने उधार माल किसको बेचा है, राजश्री को, तो 5400 रुपये राजश्री के खाते आए और ये 5400 रुपये का चेक हमको मिल गया है। तो हमको चेक मिला है ना जो, तो वो 10% डिस्काउंट के साथ में हमको चेक मिला है। तो वो डिस्काउंट की रकम ये माइनस करके कितना हुआ, 4860, जो हम लिखेंगे बैंक खाते। देखिए तो हम एंट्री कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे राजश्री खाते उधार, क्योंकि हमने माल किसको बेचा है, राजश्री को, तो राजश्री खाते उधार, ठीक है। अब हमने माल बेचा है और हमें आधी रकम का चेक मिला। मान लो हमको चेक के बदले अगर कैश मिलता तो रोकड़ हमारे पास आती, तो आए तो उधार, तो हम क्या लिखते हैं, रोकड़ खाते उधार। लेकिन हमको रोकड़ के बदले क्या मिला है, चेक मिला है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बैंक खाते उधार। क्या लिखेंगे, बैंक खाते उधार। समझ में आया। अगर हमको कैश मिलती तो हम लिखते रोकड़ खाते उधार, लेकिन हमको कैश नहीं मिली है तो हम क्या लिखेंगे, बैंक खाते उधार। और हमने यहाँ पे माल बेचा है इसलिए हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया है, तो हमने जो बट्टा दिया है वो बट्टा हमारे लिए क्या कहलाएगा, खर्च कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बटाव खाते उधार, क्योंकि माल बेचा है और बटाव दिया है तो वो हमारा खर्च कहलाएगा, ठीक है। और बिक्री खाते का, बिक्री खाते का। अब हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं कि राजश्री खाते उधार, राजश्री ने हमको 5400 रुपये अभी दिए नहीं थे क्योंकि उधार माल हमने बेचा है राजश्री को, तो राजश्री के कॉलम में 5400 रुपये। अब बैंक हमको देने वाली है 4860 रुपये डिस्काउंट काट कर, ठीक है। और बटाव हमारा कितना है, 540 रुपये। अब इन सब का टोटल मिला के कितना हो गया, 10,800, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे विवरण लिख देंगे हम। विवरण में लिखेंगे राजश्री को 12,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से बेचा, आधी रकम का चेक मिला, आधी रकम का चेक मिला, ब्रैकेट बंद, और हम यहाँ कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है।